वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 3 10th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं पूरा चैप्टर्स आपको समझाता रहूं इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसी के बारे में आज हम जानते हैं। उससे पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं क्या होता है। देखिए चर क्या है, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। एक होता है वेरिएबल और एक होता है नॉन वेरिएबल। क्या? नॉन वेरिएबल। ठीक है, नॉन वेरिएबल, इसको कहते हैं अचर। ठीक है, अचर। अब ये चर और अचर क्या है? चर का मतलब आप ये ना समझ लें कि ये गाय चर रहा है तो चर, भैंस चर रहा है तो चर, नहीं। ये चर और अचर क्या है? मान लो कि मैं कोई संख्या लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने? एक संख्या लिखा। क्या? जैसे 2 + 3। ठीक है, अब मैं इसी में लिख दूँ ऐसे 2x। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सिंगल सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिंगल सिर्फ 3 है, और ये 2 और ये जो 2 और ये 3 है ना, ये क्या है? ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। क्या है डियर स्टूडेंट? रियल नंबर है। रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे देखो, तो ये रियल नंबर में अब यहाँ पे x आ गया है। ठीक है, तो रियल नंबर में अल्फ़ाबेट का कोई भी अगर मल्टीपल हो तो उसी को कहते हैं वेरिएबल। समझ में आ गया? जैसे ये रियल नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x, y, z कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। परंतु ये जो ऊपर 2 है ना, इसके साथ देखो क्या है? x है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, इसी 2 को हम कहते हैं वेरिएबल। आपको समझ में आ गया? चर कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इसमें तो 2 है। अब कोई और मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 2x + 3y। अब देखो यहाँ पर जो सिर्फ एक ही x था, तो ये कितने चर हो गए? एक चर। ठीक है, एक वेरिएबल। अब ये संख्या 2 है और दोनों में यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे देखो y है, तो इसमें कितने चर हैं? तो कहोगे जी इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं, यानी कि 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल है। तो जब एक इस तरीके की समीकरण बने, यानी कि दो नंबर्स, दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं या फिर जोड़ते हैं और उसमें x, y, z यानी a से z तक की कोई भी अगर अल्फ़ाबेट आता है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो अब यहाँ देखो कितने चर हैं? 2 चर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हमारे पास ऐसा होता 2x + 3y + 4z, तो अब बताइए z है 42 नहीं है। अब बताइए तो इसमें कितने चर हैं? तो कहेंगे कि एक तो यहाँ x है, एक यहाँ है 2 और एक यहाँ है 3। तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि 3 वेरिएबल्स। क्या? 3 वेरिएबल्स इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में देखिए यहाँ लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको समझ में आ गया कि 2 चर वाले मतलब मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन है, जैसे 3x + 4y। तो अब अभी हमने सीखा कि ये जो x है ना और ये जो y है ना, ये दो है, यानी एक तो x है और एक y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 यूनिट्स हैं, एक x वाला और एक y वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ा, इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ा, इसके बारे में कुछ इसमें डिफिनेशन लिखा है, वो हम पढ़ते हैं। कह रहे कि यहाँ पे देखिए, गांव के एक मेले में गई वो चरखी व्हील सवारी करना चाहते थे। इसमें ऐसा कुछ कहा है, कह रहा है कि एक है ना झूला झूलना चाहता था और एक चरखी वाला ये खेलना चाहता था। तो अब कह रहा है चरखी के लिए ये 3 रुपये पे करना पड़ता था एक के लिए, और चरखी के लिए यानी कि एक खेल के लिए इसको 3 रुपये, दूसरे खेल के लिए इसको 4 रुपये पे करना पड़ता था। तो देखो यानी एक खेल के लिए 3 रुपये हो गया, दूसरे खेल के लिए 4 रुपये। अब ये जो खेल का नाम है ना वो हमने x रख दिया और दूसरे खेल का नाम हमने y रख दिया। ये नहीं पता कि दोनों में कितना पैसे लग रहे हैं, ये लगा कि x खेल अगर खेलोगे तो 3 रुपये, y खेल खेलोगे तो 4 रुपये लगेंगे। तो इसका मतलब कि 3x लगा और ये 4y लगा और टोटल वो पैसा लेके गया था 60 रुपये। तो ये हमने क्या बना दिया, एक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो एक x है और यहाँ पे देखो 1 y है, तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या बन गया, ये बना गया हमारा समीकरण। कितने चर वाले, तो एक यहाँ x, एक वहाँ y, तो 1 और 1 कितने 2, तो यहाँ हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बन गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर 2 वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं यहाँ कुछ इक्वेशन दिया है। क्या दिया है, कुछ इक्वेशन इन्होंने दिया है। ये जैसे दिया है इन्होंने 3x + 4y = 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इन्होंने कुछ बताया कि ये वही सवारी करने की बात इन्होंने बोला है। तो ये कह रहे कि अखिला द्वारा सवारी की गई संख्याओं कितना है, x है। तो अखिला ने जितना सवारी किया है ना दूरी, उसका x मान लिया, और हुपला ने जितना खेला उसको क्या मान लिया, y। अब इन्होंने कहा कि भाई इसने 3 खेल खेला है और इसने 4 खेल, तो टोटल खेल कैसे कितने लगे, 20। तो इसका एक इक्वेशन बन गया क्या, 3x + 4y = 20। कहने का मतलब है ना कि ये x हम इसलिए मानते हैं ताकि हमें ये पता नहीं चलता है कि टोटल पैसे कितने लगे हैं, या फिर एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, लेकिन हमें पता है कि 20 रुपये मैंने खर्च किए। ठीक है, अब मैं ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको और अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं घर से गया मार्केट। कहाँ गया, मार्केट। पापा से लिया मैंने 20 रुपये। कितना रुपये, 20 रुपये। पापा ने बोला कि बेटा तुम ले लेना, क्या क्या लोगे, एक ले लेना पेन और एक ले लेना पेंसिल। क्या लोगे, खाने के लिए नहीं दिया, बोला कि पेन ले लेना और पेंसिल ले लेना। 20 रुपये दिया। अब मैं गया दुकानदार के पास, तो उसने मुझे पेन और पेंसिल दे दिए, है ना, लेकिन और 20 रुपये ले लिया। लेकिन मैंने उनसे पूछा दुकानदार से कि बताइए भैया जी पेन का कितना कीमत है, कह रहा है x रुपये है। कितना, x रुपये है। ठीक है, और मैंने बोला पेंसिल का कितना रुपये है, तो कह रही y रुपये है, पता नहीं कितना है। कह रहा कितना पेन लोगे, तो मैंने कहा 2 पेन दे दो, तो 2 पेन मुझे दे दिया। फिर कहा दुकानदार ने आप पेंसिल कितना लोगे, मैंने कहा 5, तो 5 पेंसिल ले लिया। तो ये वाली बात है ना, जो x है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पेन, और ये y क्या बता रहा है, ये बता रहा है पेंसिल। अब मैंने दोनों ले लिया, अब ये इसकी कॉस्ट बता रहा है, और मैंने पेन कितने लिया, 2, पेंसिल मैंने कितने लिया, 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो तो 2x ये हो गया। अगर मान लो एक पेंसिल का 1 रुपये है, तो 2 पेंसिल का कितना, पैसा तो बताया नहीं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया x से। लेकिन ये मुझे पता है कि दोनों मिला के मुझे जो पैसे लगे हैं वो कितने लगे हैं, 20। तो अब ये देखो 2x यानी 2 पेन और 5x यानी 5 पेंसिल का टोटल पैसा हमें कितना लगा, 20 रुपये।
तो ये हमारा बन गया समीकरण। क्या बन गया प्यारे बच्चों? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। इसी समीकरण को अब देखो, ये समीकरण तो बन गया है। अब ये 20 ना इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 5y। ये 20 बराबर के उस पार में अगर होगा ना तो कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब प्लस का साइन छुपा रहता है, और इधर लेके आओगे ना तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ये हो जाएगा 20 = 0। तो अब देखो ये x कितने हैं? 2। तो ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया ये? रैखिक समीकरण। क्या हो गया डियर फ्रेंड? रैखिक समीकरण। या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे? 2 वेरिएबल इक्वेशन। अब इसी को कहते हैं अलजेब्रिक। क्या? अलजेब्रिक रिप्रेजेंट। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको कहते हैं बीजगणितीय। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपके बुक में क्या लिखा है? इसमें वही चीज लिखा है। क्या? देखो, रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोला है? रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे देखो लिखा है रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है और कैसे होता है। तो ये है, मैं लिख देता हूँ रैखिक, और लिख दिया मैंने समीकरण। क्या लिख दिया? रैखिक समीकरण। ये लिख दिया मैंने रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखो रैखिक समीकरण मैंने लिख दिया। तो कह रहा है कि यदि कोई इस तरीके से ax प्लस by प्लस c = 0 हो तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के हम इक्वेशन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? रैखिक समीकरण। ठीक है, जबकि ये जो a होगा ना, ये a यहाँ b यहाँ c, ये सभी के सभी कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर। कौन से? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो, तो अब हम इसको a1 भी मान लेते हैं, इसको b1 मान लेते हैं, इसको c1 मान लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं? जब आपके पास 2 इक्वेशन हो। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन ये है ax प्लस by प्लस c = 0। एक है हमारे पास ax प्लस by प्लस c = 0। तो अब हम इसको ये मान सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखो, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो ये हमारा हो गया कौन सा? a1/a2। ये हो जाएगा हमारा b1/b2। ये हो जाएगा हमारा c1/c2। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट्स क्या बता रही है वो हम सीखते हैं, समझते हैं क्या बोलना चाहता है। तो देखो, पहले करें, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाइंस एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं। मान लो कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे आए, नीचे से भी ऊपर जा सकता है। तो देखो, जिस पॉइंट पे कट रहा है ना, यहाँ कट रहा है, तो उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेद। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। समझ में आ गया? चलिए, ये तो पहला पॉइंट ये हमें बताया, जो यहाँ पे ये बता रखा है, पॉइंट नंबर ए। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 2। 2 रेखाएं, क्या बोल रहा है? 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वो क्या होंगे? समांतर होंगे, यानी कि समान अंतर होंगे। क्या? समान अंतर होंगे, और वो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो देखो, मैं बात करता हूं समान अंतर, यानी दोनों एक अंतर पे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं
एक लाइन ऐसे जा रही है और एक जस्ट इसके एक लाइन ऐसे नीचे जा रही है। देखो ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, तो इस वाली रेखा को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखा, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरियां देखा होगा आप लोगों ने, कभी भी ट्रेन की पटरियां आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। कहीं आपको ऐसा लगे कि अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ तो इस जगह पटरियाँ आपस में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दूर में जाके आपस में बात करने लग जाएंगे चिपक के, तो ऐसा नहीं है, पटरियाँ कभी आपस में नहीं मिलती है। तो इस वाले को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, यानी समान दूरी पे चल रहे, यानी यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक भी सेम डिस्टेंस होगा दूरी, और यहाँ से भी यहाँ इसकी सेम डिस्टेंस होगा दूरी। समझ में आ गया? तो ये दूसरा पॉइंट यानी कि बी पॉइंट है। तीसरे की बात करें, दोनों रेखाएं संपाती होगा। संपाती कब होगा? जब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन रिप्रेजेंट हो। जैसे एक लाइन है, यहाँ से चालू होती है, यहाँ चालू हो गया, चला गया, फिर यहीं से एक लाइन चालू हो गया और यहाँ चलता 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 ऐसे लाइन चला गया। ठीक है, तो अब मान लो यहीं पे कोई लाइन है और यहाँ आ गया, और यहीं से कोई लाइन है, ये आ गया, यानी एक ही लाइन पर कितना है? एक ही लाइन पर सारे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। क्या कहेंगे? संपाती। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना समझ में? चलिए, तो आप ये कह सकते हो पहला रेखा यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो इस वाले को कहते हैं प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद, और इस वाले को कहेंगे समांतर यानी एक ही लेन पर, और इस वाले को कहते हैं संपाती। क्या कहेंगे? संपाती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है अब ग्राफ के बनाने में यहाँ पे एक इक्वेशन कोई दे रखा है। मान लो कि हमारे पास इक्वेशन कोई है, वही है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था, वही वाला इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 4y = 20। ठीक है, लिख देता हूँ 3x + 4y = 20। अब मैंने कहा था इसकी ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ये आपको मैंने बताया था। यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया, यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ पे हमने y लिख दिया। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, मान लो ये 3x + 4y = 20 है, हमने x की जगह पे 0 रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अब प्लस में 4y = 20, तो यहाँ पे y = कितना हो जाएगा? 20/4, यानी 4 5 = 25। हमने रखा 0 तो आ गया हमारा 5। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ करने के लिए आपको पहले ऑलरेडी वीडियो आपको बना के दिया है, उसको देख लीजिएगा, ये ग्राफ बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट वही है, आपको यही दे रखा है कि दो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे 2x + 3y = 9 है, और दूसरा है 4x + 6y = 18 है। तो आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था यही कि एक क्या बना लो? बॉक्स बना लो। क्या बना लो? बॉक्स। दोनों का बनाना होगा, अगर दोनों का ग्राफ बनाना है तो बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा बॉक्स। फिर मैं यहाँ पे कम से कम आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले वाले में x y लिखो, यहाँ भी x यहाँ भी y। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देना, इसको हल करना, यहाँ कुछ आ जाएगा। इस तरह से करके ये मैंने पहले बता रखा है, इसलिए मैंने इसको नहीं बता रहा हूँ, आप उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ग्राफ बनाने आपको आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। यहाँ पे भी वही बात बता रहा है, कोई ज़्यादा नई नहीं है, यहाँ पे भी ग्राफ बताने की बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो इसको आप ग्राफ इसको बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर नहीं आपको ग्राफ बनाना आता है तो वो हमारे जो अगला वीडियो है वो वाला देख लीजिएगा, ग्राफ वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा आपका जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपके 3.1 का। किसका है ये? क्वेश्चन नंबर 3.1 का है पहला प्रश्न। तो करते हैं। तो सबसे पहले है ना, प्रश्न करने से पहले आप प्रश्न को क्या करें? अच्छे तरीके से रीड करें। किसी भी प्रश्न को करने से पहले प्रश्न को अच्छे तरह से रीड करें।
तो चलो हम रीड करते हैं। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। तो अभी की आयु तो पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं, मान लो, क्या मान लो? कि माना कि आफ्ताब की आयु, क्या? आफ्ताब की आयु मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष, अभी का, प्रेजेंट का। तो पुत्री का आयु क्या होगा? इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख सकते हो, लेट प्रेजेंट, क्या? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। अब आफ्ताब क्या हो जाएगा? x। दोनों सेम है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, यहाँ पे ईयर लिख देना, यानी कि वर्ष लिख देना, ठीक है। तो अब नीचे लिख लेते हैं डॉटर का एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, किसका? डॉटर का, DOUGHTR, यानी कि बेटी का। इसको मान लेते हैं y। अब प्रश्न कहता है 7 वर्ष पूर्व, कौन कहता है? आफ्ताब। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। क्या कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी अभी आफ्ताब की उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले इनमें 7 घटा देंगे, है ना। अब दूसरे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे? बेटी से। तो बेटी की आयु अगर अभी y है तो 7 वर्ष पहले इसमें भी 7 माइनस करेंगे। मैं कहूँ कि मैं अभी जितना एज का हूँ 7 वर्ष पहले, तो मेरा जो बेटा होगा वो भी तो 7 वर्ष पहले छोटा होगा ना। कितने वर्ष छोटा होगा? 7 साल छोटा होगा। तो ये x अभी का उम्र है 7 वर्ष पहले, तो 7 माइनस कर दिया। बेटी का भी 7 वर्ष पहले, यानी इसमें भी माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये आफ्ताब है। आफ्ताब की आयु किससे? इसकी बेटी से कितना गुना था? 7 वर्ष। तब हम इसको कर लेंगे ऐसे, x माइनस 7 इक्वल टू, इससे से मल्टीप्लाई करोगे 7y और माइनस 7 49। तो यहाँ से x, इसको इधर ले आओ तो 7y, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और ये इधर हो जाएगा प्लस 49, और इक्वल टू कितना होगा? 0। तो यहाँ से x, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पे माइनस 7y, और ये प्लस 42, 49 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बच गया, हो गया। अब आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। अब कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी अभी की उम्र है x, ठीक है, 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल इसमें जोड़ देंगे, तो अभी इसकी पुत्री की आयु भी कितना है? y। 3 वर्ष बाद यानी इसमें भी 3 वर्ष हम जोड़ देते हैं। अब कह रहे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये तो आफ्ताब है। अब किससे? बेटी से। कितना गुना? 3 गुना। तो ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3, और इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस में 3 3 = 9। तो अब इसको इधर ले आओ तो यहाँ 3 माइनस करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 3y, और इसको इधर ले आओ तो 3 माइनस, और ये प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x, क्या आ जाएगा? x माइनस 3y, और माइनस प्लस माइनस 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो इक्वल टू यहाँ पे 0। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया ये, और एक इक्वेशन ये कौन सा इक्वेशन हुआ? रैखिक समीकरण। कौन सा? रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? तो देखो यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया आपको? तो देखो यहाँ से x हमने लिया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा 3y, अब प्लस में 3 3 = 9, ये x यहाँ आ गया। इसको बराबर के इस पर हम जब करते हैं ना तो ये इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस में था ना 9, तो इधर आके माइनस में हो गया,
और ये प्लस ऑलरेडी यहाँ था इक्वल टू 0। अब प्लस और माइनस माइनस होता है, 9 में 3 जाएगा तो यहाँ पे 6, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। और यहाँ पे 2 इक्वेशन कह रहे ग्राफीय स्थिति बीजगणित। ये तो बीजगणित में हमने इसको व्यक्त कर दिया, सॉल्व करने नहीं बोला है कि आप निकालो किसकी कितना वर्ष है, सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कि इसकी ग्राफीय मतलब कि बीजगणितीय के रूप में आप व्यक्त कर दो। तो ये बीजगणित के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया है। अगर इन्होंने बोलता कि इसको बताओ कि आफ्ताब की उम्र कितना है, तो हम इसको फिर सॉल्व करते। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न अब हम करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। पहले प्रश्न करने से पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होता है। क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में, कितने पैसे में, 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो मान लेते हैं, ठीक है, माना कि बल्ले की कीमत, किसकी, बल्ले की कीमत कितना है, एक्स रुपए, कितना है, एक्स रुपए। माना कि बल्ले की कीमत एक्स रुपए है। अब हम लिख देते हैं गेंद, तो इसमें भी मान लेते हैं, माना कि गेंद, किसकी, गेंद की कीमत, इसको मान लेते हैं कितने, वाई रुपए। कितना मान लिया, वाई रुपए। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या, प्रश्न से क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखोगे अकॉर्डिंग, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये क्या हो रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, 3 बल्ले यानी कि 3, अब बल्ले कितना, x प्लस 6 गेंद है यानी कि 6, और ये गेंद कितना, तो y, टोटल पैसा कितना लग रहा है, 3,900 रुपये। ठीक है, अब अगला स्थिति क्या है, कह रहे अगला, अब बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, कितना खरीदा, एक ही खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा, एक, तो एक बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत कितना था, x रुपये, तो हमने x लिख दिया। तथा उसी प्रकार 3 गेंद, एक गेंद का कीमत y था, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा, 3y, टोटल पैसा कितना लगा, 1,300 रुपये। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब कह रहे हैं इसको बीजगणितीय रूप, ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना, सॉल्व नहीं करना है, तो इसको यहीं पे आप इसको छोड़ दो। तो ये हमारा हो गया। एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ x बचा, यहाँ पे 2y और बराबर में यहाँ पे 2y इक्वल टू 3900। तो अब यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 3900। तो अब यहाँ से जो 3 है ना, भाग हो जाएगा 13×3 = 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो करते हैं। करे 2 सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य है 160 रुपये। मुझे तो पता ही नहीं है 1 किलो का कितना दाम है अंगूर का और 1 किलो सेब का कितना है, बट ये कह रहा है कि दोनों का कीमत मिला के है 160 रुपये। तो मैं मान लेता हूँ कि माना कि, या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लेट। क्या लिखोगे, लेट। तो लेट मान लेते हैं, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ इसको। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना, x रुपये। फिर लिख लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, कितने, ग्रेप्स।
इसका मैं लिख लेता हूँ y रुपीस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 किलो सेब यानी कि 2 kg एप्पल्स, यानी 2 किलो सेब कितना था x ले लिया। 1 किलो अंगूर, अंगूर कितना है y, तो टोटल पैसा कितना लग रहा है 160 रुपये। कितने 160 रुपये, ये पहला हो गया। आप कह रहे कुछ दिन बाद यानी 1 महीने बाद फिर वो सब्जी ये खरीदने जाता है ना, तो देखता है कि सेब का रेट बढ़ गया। कितने रुपए किलो हो गया 4 रुपये किलो। तो 1 किलो का दाम था x रुपये, तो 4 किलो का कितना होगा 4x प्लस, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो का y रुपये था तो 2 किलो का 2y, और टोटल इसको पैसा कितना लग रहा है 300 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 300 रुपये। तो अब ये 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, दोनों में आप कॉमन भी लिख सकते हो, जैसे मैं इसका कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से इस वाले इक्वेशन का मैं कॉमन ले लिया, जैसे 2 लिया तो ये क्या हो गया x प्लस y, और ये इक्वल टू 300। अब यहाँ से 2 को हम डिवाइड कर देंगे इधर लाके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2, इसे आप भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, क्या हो गया डियर फ्रेंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, और एक इक्वेशन हो गया हमारा ये वाला 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। कितना 160। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि बस यही आप खाली इक्वेशन की फॉर्म में ले आओ, आगे इसको सॉल्व मत करो। इन्होंने ये नहीं बोला कि 1 किलो का सेब का बताओ या इतने किलो का बताओ, बस इन्होंने बोला है कि इसमें बीजगणितीय के रूप में लिख दो, तो ये बीजगणितीय के रूप में लिख दिया आपसे। और इसके अलावा बोला है कि इसको ज्यामिति यानी कि ग्राफ में करो, तो ग्राफ आपको ये इक्वेशन आ ही गया। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आपको मैंने एक वीडियो में ग्राफ बनाना सिखाया है, उससे आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये वाला है और एक इक्वेशन ये है, दो यानी दूसरा इक्वेशन ये है। तो इससे भी आप क्या करें ग्राफ बनाना मतलब बना लें। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे भी हमारा ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तो यहाँ से भी हम ग्राफ बना लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इनकी ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ अगर आपको अभी बनाने नहीं आ पा रहा है तो मेरा जो पिछले मैंने आपको बता रखा है ग्राफ बनाना, ग्राफ कैसे बनाते हैं उस वीडियो को देखकर आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। बाकी ये 3.1 का सारे प्रश्न हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले एक्सरसाइज ने 3.2 में। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करें और इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।